एक मिनट वेट कर लेते हैं, कोई और ज्वाइन करता है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मुझे कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो इस वीक में कर रहे थे फंक्शंस, फंक्शंस के ऊपर हम लोगों ने कल डिटेल में बात की कि हम लोग फंक्शंस को पाइथन के अंदर किस तरह से डिफाइन करते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। और देन फिर हमारा एक टॉपिक कल रह गया था आर्ग्यूमेंट्स वाला, कि फंक्शन के अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं उसमें दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सर वॉइस डबल आ रही है आपकी। वेट अ सेकंड। सर अभी भी डबल है? जी सर। मेरी जो सर आपकी आवाज सिंगल है, शायद इन्होंने दो अकाउंट से ज्वाइन किया हुआ है। ओके सर, चेक कर लें। आपको सही आ रही है मैम? जी मुझे तो सही आ रही है। ओके, चलिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सर इरफान, आप चेक कर लें अपने एंड पे, अगर तो जो इशू है, नहीं तो फिर मैं देख लेता हूँ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो कल हम लोगों ने ये देखा था कि फंक्शन को किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। हमने डिटेल में देखा कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो किस तरह से हम लोग लिखते हैं, फंक्शन को कॉल किस तरह से करते हैं। और उसके अलावा हमने एक दो प्रैक्टिस प्रोग्राम्स किए थे छोटे छोटे, कि फंक्शन को सिमुलेशन के लिए। तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक कल रह गया था आर्ग्यूमेंट्स वाला, थोड़ा सा उसको देखेंगे। एंड देन आज हमारे पास दो लीड कोड की प्रॉब्लम्स हैं, एक डिक्शनरीज के ऊपर है और एक सेट्स के ऊपर है। तो उसको देखेंगे थोड़ा सा, देन हम फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। तो फंक्शन की छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं कि फंक्शन इज नथिंग जस्ट अ ब्लॉक, इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड जो कि तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसको कॉल किया जाता है, उसको ट्रिगर किया जाता है। तो अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी काम रिपीटेडली करना हो तो हम बार बार सेम लाइंस को नहीं लिखते, हम एक फंक्शन बना के अपना कोड उसके अंदर रख देते हैं और हम बाद में फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। और अगर तो हमारी हर दफ़ा जब फंक्शन को कॉल करना है डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन से मुराद मेरी यहाँ पे पैरामीटर्स है या आर्ग्यूमेंट्स है, तो हम लोग उसके पैरेंथेसिस के अंदर डाल देते हैं और उससे फिर हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे था, एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो कि स्क्वायर हमें कैलकुलेट करके देता है। तो अब आपने 10 जगह पे अपने प्रोग्राम में स्क्वायर कैलकुलेट करें तो हम 10 जगह पे ये 3 लाइंस नहीं लिखेंगे, हम सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, F1 के नाम से या कोई भी नाम, पहले डेफिनेशन लिखते हैं DEF कीवर्ड के साथ, और उसके बाद फंक्शन का नेम आता है और पैरेंथेसिस आते हैं। उसके बाद हम अपना कोड यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बार बार हम सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। मैंने ये भी बताया था मल्टीपल टाइम्स करें, जितनी मर्जी टाइम्स आप फंक्शन को कॉल करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपने एक दफ़ा फंक्शन लिख दिया,
उसको आप जितनी दफ़ा मर्जी कॉल करें या यूज़ करें अपने प्रोग्राम में। तो ये यहाँ पे इस तरह फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं, जस्ट बाय यूजिंग इट्स नेम और आगे पैरेंथेसिस एम्प्टी। ठीक है, अगर तो कोई पैरामीटर हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो हम यहाँ पे उसको पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है फर्स्ट लाइन, और ये फंक्शन की जो है वो बॉडी कहलाती है। और इसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज़ देखी थी कि फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। जब हमारे पास चार तरह के फंक्शन हैं, फंक्शन एक तरह का ही है, उसको यूज़ चार तरीकों से कर सकते हैं। कुछ वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो अपने अंदर आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं और रिटर्न या कुछ करते हैं या कुछ नहीं करते, और कुछ हैं जो कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेते लेकिन कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। इन चारों को हमने डिटेल में देखा था कि वैल्यूज़ किस तरह से हम लोग रिटर्न करते हैं और फिर उसको किस तरह से वेरिएबल में स्टोर करके किसी और जगह पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जिस तरह ये था, हमारे पास फंक्शन था स्केयर कैलकुलेट कर रहा है। अब पहले फंक्शन हम लोगों ने ए यूज़र से लिया था, अब जो ए है वो उसकी जगह पे हम लोग इसको वाई पास कर रहे हैं, और वाई कहीं और से आ रहा है और बस उसका जो है स्केयर कैलकुलेट होके बी में स्टोर हो रहा है और ये बी रिटर्न हो रहा है। ठीक है, और जब कोई भी फंक्शन कुछ भी रिटर्न करता है, तो जब हम उसको कॉल करते हैं तो हम किसी वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करते हैं। इसलिए हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, आगे इक्वल डाल के फंक्शन को कॉल किया। तो जाहिर सी बात है जब ये फंक्शन रन होगा तो ये हमें 100 को रिटर्न करेगा, तो हमने वो स्क्वायर में वेरिएबल में आंसर को ले लिया और उसको फिर प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन से कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ हमने फंक्शन देखे थे कि कुछ भी इन पे इनपुट नहीं जाती लेकिन ये रिटर्न कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें भी थी। इसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स पे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स पे इजी करने के लिए मैंने ना यहाँ से इनको देखते हैं ये क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है असल में, ये हम लोग कल देख चुके हुए हैं कि कल नहीं मतलब अभी भी हमने यही देखा है कि जो फंक्शन के अंदर अगर कुछ भी पास हो रहा है ना, तो उनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। अगर कुछ पास हो रहा है तो वो पैरामीटर्स होता है, जो उसके अंदर वैल्यू होती है ना, वो आर्ग्यूमेंट्स होता है। तो अब अगर हम लोगों ने ये देखना हो कि फंक्शन को हम लोग किस तरह से कोई भी वैल्यू पास करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कल मैं ये बतानी भूल गया था कि आप खाली इंटीजर नहीं पास करते, आप कोई भी डाटा टाइप फंक्शन के अंदर अपनी पास कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो लिस्ट भी क्यों ना हो। तो हम लोग एक फंक्शन के अंदर नाम लिख के उसका आगे जो भी पास कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी डेटा टाइप आपके डाटा की हो सकती है। ठीक है, अब जिस तरह इसकी एग्जांपल लें, तो यहाँ पे उसने सिर्फ एक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि आपका जो है वो नाम प्रिंट करता है, उसका फर्स्ट नेम प्रिंट करता है। लास्ट नेम यहाँ पे हार्ड कोड हुआ है, वो जो भी है रेफनेस, तो फर्स्ट नेम वो हमेशा पास करता है और वो अंदर जो फंक्शन है उसे प्रिंट कर देता है उसका फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, तो पाइथन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में आर्ग्स भी कहते हैं, ARGS। ये बस शॉर्ट एंड है उसका जो है आर्ग्यूमेंट्स का। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है द टर्म पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द सेम थिंग, इंफॉर्मेशन दैट आर पास्ड इनटू ए फंक्शन। लेकिन बस जो पैरामीटर होता है ना वो वेरिएबल होता है, और जो आर्ग्यूमेंट होता है वो उसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे अभी वेरिएबल का नेम पास कर रहे हैं, इसको पैरामीटर कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स डाल के नाम भी पास कर दूं या डिफॉल्ट नाम रख दूं, तो वो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होगा, राइट। तो अब कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम लोग पास कर सकते हैं, वो जितने मर्जी आप करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शर्त बस ये है कि जब आपने कोई फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जितने आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं कि ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, तो उतने आपने वहाँ पे पास भी करने हैं जब आपने फंक्शन को कॉल करना है।
जिस तरह अब ये हमारे पास ये फंक्शन है एफ नेम और एल नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इनको मैंने पास किया तो मैंने दोनों पास किए। अगर मैं यहाँ पे एक नेम पास करूँगा तो मुझे ये एरर थ्रो करेगा। एरर क्या थ्रो करेगा वो भी देख लेते हैं। वो कहेगा कि वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन पास्ड। जिस तरह अगर मैं यहीं पे कर लूँ, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम तो उसको मिल गया जब हमने पास किया, लेकिन लास्ट नेम नहीं मिला। तो इस बात का ये मतलब है कि जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमने डिफाइन किए फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, उतने पास भी होने चाहिए, वरना आपको एरर मिलेगा। और फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि आपको नहीं पता कि आर्ग्यूमेंट्स आपके नहीं कितने पास करने हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम ना लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं, मतलब स्टार डाल देते हैं और साथ में आर्ग्यूमेंट का नंबर लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको इंडेक्सेस के थ्रू गेट कर सकते हैं। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ठीक है, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास हो रही है, तो इंडेक्स के थ्रू फिर हम लोग गेट कर लेते हैं। अब ये एक फंक्शन यहाँ पे बनाया है जो कि किड्स के जो नाम है वो पास करेगा, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कि कितने नाम आगे से यूज़र पास करेगा, तो हम जस्ट स्टैरिक लगा देते हैं और साथ में कोई भी वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। और फिर जब हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे जितनी मर्जी दफ़ा आप जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स को कॉल करें, जब हमने इन आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करना होगा तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, इनको कहते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि अगर हम लोगों ने वेरिएबल का नाम और साथ में वैल्यू भी अगर पास करें तो उनको कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो उसके अंदर ये, अब इसके अंदर ऑर्डर मैटर कर रहा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे जब एफ नेम और एल नेम लिखा था तो फर्स्ट जो भी पास होगा वो एफ नेम होगा, सेकंड जो भी पास होगा वो एल नेम होगा। ये ऑर्डर मैटर करता है। पाइथन को नहीं पता कि अगर आप मिसाल के तौर पे ये समझ के पास कर दें ईमेल को कि ये लास्ट नेम है, तो पाइथन को नहीं पता कि ये लास्ट नेम है। वो हमेशा आपको ये कहेगा कि आपका जो लास्ट नेम वाला आर्ग्यूमेंट है वो ही मिसिंग है। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ऑर्डर डज मैटर, लेकिन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप जिस ऑर्डर में मर्जी डिक्लेयर करें आर्ग्यूमेंट्स को अपने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, और जिस मर्जी ऑर्डर में आप पास करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिस तरह मैंने अगर डिफाइन किया हुआ चाइल्ड 3, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1, लेकिन पास मैं पहले चाइल्ड 1 को कर रहा हूँ और उसकी मैं वैल्यू भी बता रहा हूँ। इस तरह चाइल्ड 2 में पास कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू भी बता रहा हूँ। तो जब लेकिन ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं जिसमें आप वैल्यू भी बता रहे हैं और वेरिएबल का नाम भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। यही बात इधर लिखी हुई है, द ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट डज नॉट मैटर इन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ आपको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का, कि कीवर्ड में बस हम लोग नाम लिख देते हैं वेरिएबल का और कुछ भी नहीं है। जिस तरह सिंगल आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे थे, उस पे हम लोगों ने कहा कि अगर हम स्टैटिक डालते हैं तो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जा रही थी। इसी तरह कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में भी हम लोग लिस्ट भी पास कर सकते हैं, लेकिन अगेन हमें बस वेरिएबल का नेम और वैल्यू दोनों बतानी पड़ेंगी। और हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, तो हम दो दफ़ा स्टैटिक लगा देते हैं पाइथन के अंदर। तो ये सिंपल सा इसका डिफरेंस है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी हम लोग रख सकते हैं। जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यूज़र पास नहीं करता तो एरर नहीं आएगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी होगी वो यूज़ हो जाएगी। वरना हमने कहा था कि अगर डेफिनेशन में लिखा हो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कोई आर्ग्यूमेंट, लेकिन अगर यूज़र पास नहीं करता तो एरर आएगा। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी तो एरर नहीं आएगा। यहाँ पे उसने विजुलाइज इसको किया है। जैसा देखिए,
ये उसने एक फंक्शन बनाया, उसको नॉर्वे हमने आर्ग्यूमेंट को वैल्यू दे दी है, ठीक है, पैरामीटर को। और लेकिन जब उसने कॉल किया तो स्वीडन पास किया, ये ओवरराइट हो गया। तो आई एम फ्रॉम स्वीडन प्रिंट हो गया फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम इंडिया पास किया तो आई एम फ्रॉम इंडिया प्रिंट हो गया। थर्ड टाइम उसने कुछ भी पास नहीं किया, लेकिन अब यहाँ पे तो एरर आना चाहिए था, नहीं आया। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट पैरामीटर हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि वो नॉर्वे है। तो आई एम फ्रॉम नॉर्वे प्रिंट हो गया जब कोई भी वैल्यू उसको पास नहीं हुई। इसी तरह ब्राज़ील पास किया तो ओवरराइट होगी वैल्यू, और जो हमारे पास कंट्री प्रिंट हुआ वो आई एम फ्रॉम ब्राज़ील हुआ। तो ये पॉइंट क्लियर है आपको? डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू और पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, ये हो गया जिस तरह मैंने मेंशन किया कि आप कोई भी डेटा टाइप अपने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो लिस्ट हो। यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर उन्होंने एक लिस्ट को पास किया, फ्रूट्स की लिस्ट है। तो एक फ्रूट्स की लिस्ट बनाई है और सिंपल फंक्शन को पास कर दिए फ्रूट्स के नाम से। तो अब वो यहाँ पे वो उसको ले लेगा जब फंक्शन कॉल होगा, और उसको सिर्फ उसके ऊपर लूप लगा के उसको प्रिंट किया हुआ है। तो ये सिंपल सा है कि एक फंक्शन हमने बनाया जो कि फूड फूड। अब ये फूड यहाँ पे जो डेफिनेशन में लिखा है ना, ये यहाँ पे इसको नहीं पता। अगर हम यहाँ पे कुछ और भी पास करें ना, फूड की बजाय, फ्रूट्स की बजाय, लिस्ट की बजाय, तो वो भी क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर लेगा। बिकॉज ये वेरिएबल रन टाइम पे डिसाइड करता है कि इसके अंदर जो सी वैल्यू आ रही है उस तरह से ये बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन के अंदर लिस्ट भी पास कर सकते हैं, सिमिलरली लिस्ट को रिटर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं खाली लिख दूँ रिटर्न फूड, तो ये लिस्ट एज इट इज रिटर्न भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या कहते हैं, आप लिस्ट भी पास कर सकते हैं। तो ये वही रिटर्न वैल्यूज के, अगर हम लोगों ने फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाना, एक चीज़ हमने कल देखी थी। अच्छा, एक चीज़ और थी, पास स्टेटमेंट। अगर आपने कोई डमी फंक्शन बनाना है, लेकिन आप बस ये चाहते हैं कि कोई डमी फंक्शन हो, वो कोई काम ना करे, कोई कोड को एग्जीक्यूट ना करे, कोई कुछ ना करे, बट आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर सम रीज़न कि आपने कोई फंक्शन को बस बनाना है। तो अगर आप खाली फंक्शन को इस तरह बना देंगे लेकिन उसके अंदर लिखेंगे कुछ नहीं, तो ये आपको एरर देगा। अभी फंक्शन को मैंने डिफाइन किया और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो इसने एरर थ्रो किया। इस एरर से बचने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे पास का कीवर्ड लिख देते हैं। ये भी पाइथन का ही कीवर्ड है, पास। अब वो एरर आपको नहीं देगा। तो अगर मैं इसको कॉल भी कर लूँ तो देखा, कोई एरर नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोगों ने पास के बगैर लिखा था तो एरर आया था। My function is not defined. Okay, function की स्पेलिंग आई गेस गलत हो गए। मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन। ओके, ये ना डिफॉल्ट। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर डिफॉल्ट एम्प्टी अरे भी पास कर दूँ ना, तो तब भी वो एरर नहीं आएगा। ये तो बहुत स्लो है गूगल कोलैब की निस्बत, वो बेहतर था। देखो, कोई एरर नहीं आया, प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो ये हमारे पास ये पास स्टेटमेंट होती है। होप्स सो आपको फंक्शंस क्लियर हुए होंगे। अगर अभी तक फंक्शंस के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, देन फिर हम आगे मूव करते हैं। या फंक्शंस क्लियर है आपको?
ये मैं इसको ना चैट में भी शेयर करता हूँ और स्लैक पे तो शेयर होगी। सर क्या पॉइंट रिपीट करना है? सर हुजैफा। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लें बेशक और पूछ लें क्या रिपीट करना है, कहाँ से। सर एक दो फंक्शन रख दो जरा दोबारा से, थोड़ा सा अगर फास्ट फॉरवर्ड जल्दी से रिपीट कर दें जरा। श्योर, ठीक है। अच्छा, फंक्शन के अंदर मैं को सिंपली ये बताता हूँ कि फंक्शन हम लोग अपने कोड में इसलिए लिखते हैं कि हमें जो रिपीटेडली काम करवा रहे होते हैं वो बार बार हम अपने प्रोग्राम में वो लाइंस को नहीं लिखते। तो इसलिए हम बस फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि जो काम रिपीटेडली हो रहा हो वो आपका इजीली हो जाए। जिस तरह ये एग्जांपल है हमारे पास एक नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करने की। अगर अपने प्रोग्राम में मैंने 10 दफ़ा करवाना है तो मैं 10 दफ़ा ये 3 लाइंस नहीं लिखूंगा। मैं एक ही दफ़ा एक फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर ये कैलकुलेट कर लूंगा स्क्वायर ऑफ अ नंबर। और जब भी मुझे कोई ना कोई नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो मैं जस्ट इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा। वो जितने टाइम पे मैं मर्जी करूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिक पर्पस फंक्शन का ये होता है कि आपका जो कोड है उसके अंदर रीडेबिलिटी आती है। आपका कोड जो है वो क्लीन कोड होता है। अगर कोई थर्ड पर्सन भी अगर आपके कोड को आके कल को देखता है तो उसको इजीली समझ आ जाता है कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, इस फंक्शन में क्या हो रहा है। और फंक्शन आपके प्रोग्राम को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर एक ही स्क्रिप्ट होगी, एक ही कोड ऊपर से लेके नीचे तक लिखा होगा तो उसकी किसी को समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। फंक्शन में अगर आप करेंगे ना छोटे छोटे काम, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं उसके अंदर आपने मल्टीपल फंक्शनैलिटीज को इम्प्लीमेंट करना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक वेब पेज बना रहे हैं सिंपल लॉगिन साइन अप का। आपने उसमें लॉगिन भी करना है, साइन अप भी करना है, फॉरगेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी को भी इम्प्लीमेंट करना है, यूज़र की कंफर्मेशन को भी इम्प्लीमेंट करना है कि जब नया यूज़र रजिस्टर होता है तो प्रॉपर उसको ईमेल जाती है, ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन होती है। तो ये सारा कोड मेरी मर्जी है, मैं एक ही स्क्रिप्ट में भी लिख दूँ, एक ही उसमें लिख दूँ। लेकिन उससे ना फिर एक तो कोड क्लीन नहीं रहता और ना उसकी रीडेबिलिटी होती है। तो मैं उसको छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर डिवाइड करके लिख देता हूँ। तो उससे ये होता है कि इजीली अगर डिबगिंग भी आसान होती है। कल को कोई इशू आता है आपके लॉगिन में तो हमें पता होगा कि हमने कहाँ पे मसला आ रहा है, तो हम डायरेक्ट उसी फंक्शन पर जंप करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी चीज़ें आसान होती हैं, डिबगिंग भी काफ़ी इससे आसान हो जाती है। तो बिकॉज हमें फिर वो जहाँ पे हमने 16 लाइन का कोड लिखा होता है, अगर फॉर एग्जांपल फॉरगेट पासवर्ड में कोई मसला आया है फंक्शनैलिटी के अंदर तो हम पूरा कोड नहीं देखेंगे। हम सिर्फ वो वाला फंक्शन जाके देखेंगे कि जहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का कोड लिखा हुआ है। वहाँ पे जो भी इशू होगा उसको सॉल्व करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो बेसिक जो पर्पज़ है फंक्शन को लिखने का वो यही है। उसके बाद हमने देखा था कि फंक्शन को कॉल किस तरह करते हैं। फंक्शन का नाम लिखते हैं और आगे पैरेंथेसिस ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने 4 तरह से फंक्शन को डिफाइन करते हैं वो देखा था कि कुछ वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करते। जिस तरह ये फंक्शन है, ये जैसे अपना काम करता है और फिनिश हो जाता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। इसी तरह हमारे पास वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन होते हैं, जो भी कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है वो करो और वैल्यू को रिटर्न कर दो। ओके, तो यही बेसिकली फंक्शंस होते हैं और ऑलराइट, ज़्यादा थैंक यू। ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, फंक्शंस के लिए कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शंस को देखें, यहाँ पे भी आप देखें ये एक फंक्शन है इज एनाग्राम। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन सिर्फ अपने अंदर आर्ग्यूमेंट्स लेता है और एट द एंड रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है, डेफिनेशन उसकी यहाँ पे लिखी है और इसकी ये
कंप्लीट फंक्शन की बॉडी है और एंड पे वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारा मकसद है वो है वैलिड एनाग्राम का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हम लोगों ने डिक्शनरी का यूज़ देखना है कि वो किस तरह से यूज़ हुई है। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कोई रीड कर दें, देन हम फिर आगे चलते हैं। Then I'll take it. जी श्योर। Given two strings S and T, return true if it is an anagram of S and false otherwise. बिल्कुल। अब यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि एनाग्राम क्या होता है। एनाग्राम वो होता है कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड हमारे पास कोई आया है, उसी वर्ड से आप दूसरा वर्ड भी बना लें, स्पेलिंग को या कैरेक्टर्स को आगे पीछे करके ना, लेकिन उन्हीं उन्हीं कैरेक्टर्स को यूज करके आप कोई और वर्ड बना लें, तो वो एनाग्राम होता है। जिस तरह यहाँ पे है ANAGRAM। अब दूसरी स्ट्रिंग को आप चेक करें, नेग्राम है, NAGARAM। इन्हीं वर्ड्स को यूज करके ये वर्ड बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टी है, ये जो टी स्ट्रिंग है, ये एनाग्राम है ऑफ एस। ठीक है, तो ये एनाग्राम का कॉन्सेप्ट है कि एनाग्राम क्या होता है कि एक वर्ड से आप दूसरा वर्ड अगर क्रिएट कर लें तो वो एनाग्राम होता है। हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स को देख लेते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये लेसन है, लेसन को अब हम लोग इस तरह से अगर स्पेल कर दें, SILENT, साइलेंट, तो ये दोनों वर्ड्स आपस में एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। इसी तरह रेस है, रेस के अंदर RACE है, तो CARE अगर कर दें तो वो केयर हो जाएगा। एक्स्ट्रा कोई वर्ड यूज नहीं हो रहा, इसी के अंदर से हम लोगों ने वर्ड्स को यूज किया तो एक नया वर्ड जनरेट कर लिया। तो ये दोनों वर्ड्स आपस में एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो एनाग्राम सिंपली हमारे पास ये होता है। तो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर यही बताना है कि दो स्ट्रिंग्स हमें गिवन होंगी, एक एस और एक टी। क्या ये दोनों एनाग्राम है या नहीं है? अगर तो एनाग्राम है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर एनाग्राम नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। जिस तरह ये रैट है तो यहाँ पे कार है, अब टी यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे है ही नहीं, तो हम लोगों ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इसकी अब हम लोग अप्रोच देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। अगर मैं क्या करूं, ये स्ट्रिंग है मेरे पास और ये स्ट्रिंग है, अगर मैं हर कैरेक्टर का जो है वो उसकी अकरेंसेस को काउंट कर लूं और फिर दोनों को कंपेयर करूं कि अगर ए इस स्ट्रिंग में दो बार है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तीन बार है, और इस स्ट्रिंग में मैं देखूं वन टाइम, टू टाइम और थ्री टाइम। ठीक है, तीन बार इधर आया ए, तीन बार इधर आया, तो ए का मैं लिख सकता हूँ काउंट थ्री है। ठीक है, ये मैं एस के लिए लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टी के लिए, तो ए टी के अंदर भी तीन दफा है। देन मैं देखता हूँ एन, एन यहाँ पे वन टाइम है और एक ही दफा है, इधर भी एक ही दफा है, तो एन के लिए भी मैं लिख लेता हूँ कि वो एक दफा है। सॉरी, उसके बाद आता है जी, जी भी इधर एक दफा है, इधर भी एक दफा है। इसके बाद आर है हमारे पास, वो भी वन टाइम है। ओके, आर भी हमारे पास जो है वो वन टाइम आ रहा है। इसे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है,
अच्छा, आर यहाँ पे भी एक दफ़ा है और यहाँ पर भी एक दफ़ा है, और अगर मैं एम देखूँ लास्ट वो भी यहाँ पे वन टाइम है, यहाँ पे वन टाइम है। ठीक है, तो इसकी अब आफ्टर काउंटिंग द कैरेक्टर्स हमें ये नज़र आ गया कि दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर हर कैरेक्टर का काउंट सेम है। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर अगर आ रहा है तो उसका काउंट इस एस में भी सेम है और टी में भी सेम है, दोनों में सेम आ रहा है। तो ये एक एनाग्राम है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल 2 के अंदर चेक करूं तो इसमें ए जो है वो वन टाइम है, आर भी वन टाइम है, और इसमें टी है और इसमें टी है ही नहीं। इसमें टी वन टाइम है और यहाँ पे जीरो टाइम टी है, तो मिसमैच आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको फॉल्स रिटर्न किया हुआ है। तो ये इसकी सिंपल सी अप्रोच ये थी कि अब एट द एंड में क्या करूँगा, मैं दोनों को कंपेयर करूँगा एस और टी को। अगर तो दोनों सेम निकले तो मैं ट्रू रिटर्न करवा दूंगा, वरना मैं कहूँगा फॉल्स है आपका। दोनों जो स्ट्रिंग्स है वो एनाग्राम नहीं है। कोड में किस तरह से इसको हम लोगों ने लिखना है उसको चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना लेंथ को चेक कर लेते हैं। अगर तो लेंथ इनकी बराबर नहीं है तब भी फॉल्स है, बिकॉज जब कैरेक्टर का काउंट ही सेम नहीं है, इसमें कम कैरेक्टर्स हैं या इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो तब भी वो एनाग्राम नहीं हो सकते, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो हम तब भी शुरू में रिटर्न करवा देते हैं, हम पूरी स्ट्रिंग को चेक ही नहीं करते। तो ये एक थोड़ा सा एफिशिएंट वे हो जाता है कि इफ लेंथ आर नॉट द सेम दे कैन नॉट बी एनाग्राम्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ का फंक्शन यूज़ किया है एस के ऊपर और लेंथ का फंक्शन यूज़ किया है टी के ऊपर। दरमियान में नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है। इफ लेंथ ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ टी, तो हम लोगों ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। उसके बाद अब नेक्स्ट काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वो इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो अगला काम करेगा। हम लोगों ने क्या किया, दो डिक्शनरीज बना ली हैं, जिस तरह से भी हमने यहाँ पे बनाई थी, काउंट ऑफ एस के नाम से और काउंट ऑफ टी के नाम से। फिर हम लोगों ने एक फॉर लूप चलाया अपनी एस वाली स्ट्रिंग के ऊपर, और उसके अंदर जो है वो काउंट कर लिया है हर कैरेक्टर को, और उसके अंदर डिक्शनरी बना ली जिस तरह हम लोगों ने पहले भी सिंटेक्स देखा था जब हम लोगों ने डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डॉट गेट का फंक्शन यूज करते हैं और उसको वो स्पेसिफिक कैरेक्टर देते हैं अगर तो उसके अंदर वो होती है की, कि हम क्योंकि डिक्शनरी होती है की वैल्यू पेयर्स में, इस तरह से जिस तरह भी हमने बनाई थी। एक मिनट, यप, इसके अंदर ए हमारे पास इस तरह से स्टोर होता है, A1। तो ये की वैल्यू पेज में हमारे पास डाटा स्टोर होता है एक डिक्शनरी के अंदर। तो जस्ट वो ये चेक करता है कैरेक्टर उसको पास करता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम उसने ए पास किया, ए एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे पास जीरो आंसर आ जाएगा। जीरो में प्लस वन हम लोग ऐड करके अपने डिक्शनरी में स्टोर कर देंगे जब फर्स्ट टाइम ये लूप किसी भी कैरेक्टर के ऊपर चलेगा। सेकेंड टाइम अगर ए से अगर हमारे पास आता है तो वो डॉट गेट का फंक्शन यूज करके ए की वैल्यू चेक करेगा वन, ठीक है, और वन के अंदर वन प्लस किया टू आ जाएगा। वन, ये प्लस वन है, तो हमारे पास जब टू आएगा तो इसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी टू। इस तरह पूरी डिक्शनरी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी जिसमें बारी बारी हर कैरेक्टर के ऊपर उसके अगेंस्ट उसका काउंट स्टोर हो जाएगा। ये अभी एक स्ट्रिंग के ऊपर हुआ है एस के ऊपर। इसी तरह टी के ऊपर वो आएगा तो टी के ऊपर भी सेम काम वो करेगा कि उसके कैरेक्टर्स को काउंट कर लेगा और डिक्शनरी के अंदर वो स्टोर कर लेगा। इस दफ़ा काउंट ऑफ टी की डिक्शनरी में उसने स्टोर किया। उसके बाद एट द एंड वो दोनों को बस कंपेयर करेगा। ये भी हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था इक्वल इक्वल का, कि दो डिक्शनरीज तब इक्वल होती हैं जब उनकी की वैल्यू पेयर सेम होते हैं। तो ये रिटर्न कर जाएगा ट्रू अगर तो काउंट ऑफ एस और काउंट ऑफ टी हमारे पास ट्रू आता है। ठीक है, ये यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इफ काउंट ऑफ एस इक्वल इक्वल काउंट ऑफ टी, तो तुम रिटर्न कर दो ट्रू।
एल्स के अंदर हम लोग लिख देते हैं रिटर्न फॉल्स। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि दो डिक्शनरीज को कंपेयर किया, उसके बाद हम लोगों ने ट्रू रिटर्न कर दिया अगर तो वो दोनों डिक्शनरीज इक्वल हैं। ठीक है, इसको हम लोग सबमिट करते हैं। तो हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। ये केस 1 था, ये केस 2 था। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम कि इस कोड के अंदर अगर कोई इशू आ रहा है? अच्छा सर, इसके अलावा इसकी और क्या अप्रोच हो सकती है? इसके अलावा इसकी कोई और अप्रोच एनाग्राम की? हाँ जी बिल्कुल। ये तो एक मतलब वो टिपिकल तरीका है ना। अगर इसके अलावा थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सोचा जाए तो। सोचा जा सकता है इसकी कोई ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। इसमें तो अभी हमारे पास दो एक्स्ट्रा डिक्शनरीज भी यूज हो रही हैं। इसके अलावा देख लेते हैं कोई और अप्रोच भी। मेरे माइंड में तो नहीं है इस टाइम पे, लेकिन हम लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, मे बी वो बता दे। एनी अदर अप्रोच? आप ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं कोई? हाँ जी बिल्कुल। उसने सॉर्टिंग कर ली। सॉर्टिंग के थ्रू उसने मेरे ख्याल से पहले दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर लिया। और अगर वो दोनों सॉर्ट होके, बिकॉज अगर दो स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे, इनको आप सॉर्ट कर लें तो सॉर्ट करके आपके पास ये रहा। सॉर्ट करके आपके पास सेम आ जाएगा। क्या कहते हैं, अगर हम इसको सॉर्ट कर लें तो ए ए ए पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, जो भी हमारे पास आंसर आएगा सॉर्ट करके, तो दोनों में इक्वल हो जाएगा। तो अगर तो सॉर्ट करके दोनों इक्वल होती हैं तो तब भी वो क्या कहते हैं, इक्वल है। जी ये एग्जैक्टली exactly। उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम पहले इससे किया था। यस, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास एन लॉग एन आ जाएगी, बिकॉज सॉर्टिंग पे जो टाइम लग रहा होगा वही लगेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी नहीं आएगी क्योंकि वो है होगी। खैर, अभी कि हम लोग बेसिक उसका फंड पाइथन का कर रहे हैं, तो अभी आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है टाइम और स्पेस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो बाद में हम देख लेते हैं। जी सर, बस इस तरह ही है। अप्रोच टू जो थी, हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, जिसके अंदर दो डिक्शनरीज हम लोगों ने क्रिएट की थी। तो यप, ये दो इसकी अप्रोचेज हैं। आप जैसे मर्जी कर लें सॉल्व, दोनों हाँ से सॉल्व हो जाता है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं। हैश सेट की करते हैं, कि वो भी हमने कवर किया था, सेट्स किस तरह से काम करते हैं। तो इसका मैं कोड भी शेयर कर दूंगा, आप अपने एंड पे भी इसको इम्प्लीमेंट करके चेक कीजिएगा। दूसरा मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो अभी बिगिनर्स है ना पाइथन के अंदर, तो वो ना कोड को ड्राई रन किया करें। अगर आपको समझ नहीं आती ना कोड की अभी, तो आप कोड को अगर ड्राई रन करेंगे ना खुद कॉपी पेंसिल के ऊपर, तो आपको उसे काफ़ी इजीली आपके माइंड में चीज़ें बैठनी शुरू हो जाएंगी। लाइन बाय लाइन आप कोड पकड़ें और ड्राई रन करें तो काफ़ी इजीली आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपने ऑनलाइन करना है तो पाइथन ट्यूटर वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाके भी इसको ड्राई रन कर सकते हैं। ये पाइथन ट्यूटर एक बहुत अच्छी कंपाइलर है, और इसके ऊपर आपको लाइन बाय लाइन कोड जिस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो आपको बताता है। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे उसने एग्जांपल दी भी हुई है, तो आपको हर स्टेप पे बताएगा कि इस टाइम पे लिस्ट की वैल्यू क्या है। और ये जो एरो है, ये आपको दिखा रहा है कि अभी कोड इस लाइन के ऊपर है, आप आगे इसको आगे नेक्स्ट कर सकते हैं। ये एरो का मतलब ये है कि अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे आके आप अपना कोड पेस्ट करें और उसका ड्राई रन करें। इससे भी काफ़ी आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है,
अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। कंटेन्स डुप्लीकेट। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमें एक नम्स के नाम से एरे दी गई है और हम लोगों ने रिटर्न करना है ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर्स एट लीस्ट ट्वाइस इन द एरे। ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास 2 दफ़ा आ गई है तो हम लोगों ने रिटर्न कर देना ट्रू, और वन रिटर्न फॉल्स कर देना अगर हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स डुप्लीकेट हैं। इफ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट, सॉरी, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास डिस्टिंक्ट हैं तो हम लोगों ने फॉल्स रिटर्न कर देना। कोई एक भी अगर डुप्लीकेट आ गया या 2 टाइम्स अपीयर हो गया कोड में तो तब हम लोगों ने रिटर्न ट्रू कर देना, वरना फॉल्स है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक इनपुट एरे है, नम्स 1 2 3 1, इसमें वैल्यूज हैं। इसमें अब आप देखें जो 1 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे भी आ रहा है और लास्ट इंडेक्स पे भी आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने ट्रू रिटर्न किया है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर ये वाली एरे देखें एग्जाम्पल 2 में 1 2 3 4, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो हम लोगों ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। सेम एज एग्जाम्पल 3, यहाँ पे जो 1 है और ये 3 टाइम्स आ रहा है, और 3 है ये भी 3 टाइम्स आ रहा है, और 4 सिंगल टाइम, और 2 2 टाइम है। तो कोई भी एलिमेंट अगर ट्वाइस भी आ रहा है तो आपने ट्रू रिटर्न कर देना है, वरना फॉल्स है। तो इसके लिए सबसे बेहतर अप्रोच हम लोग जो है वो सेट को यूज़ करेंगे। हम लोग एक सेट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम अपनी इस अरे के ऊपर आइटरेट करते हैं। अरे के हम लोग इसमें बेसिकली अप्रोच ये यूज़ कर रहे हैं कि हम वन बाय वन ना अपने हर एलिमेंट को सेट के अंदर डाल देंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई भी एक सेट बनाया, सेट के अंदर पहले हम लोगों ने 1 को डाला। ठीक है, और फिर हम लोगों ने क्या किया, हमें 2 मिला, 2 को भी हमने अपने सेट के अंदर डाल दिया। फिर 3 मिला, इसको भी हम लोगों ने सेट के अंदर डाल दिया। अब दोबारा से हमें 1 मिल गया, तो हम बस जब एलिमेंट को सेट के अंदर इंसर्ट करें ना, एक कंडीशन हमने लगा दिया कि चेक करो कि क्या वो पहले से तो नहीं उसमें एग्जिस्ट करता। और जब हम लोगों ने 1 को डाला था तो वो इंसर्ट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी कुछ भी नहीं था हमारे सेट के अंदर। 2 डाला तो चेक किया तो क्या 2 हमारे पास है नहीं, नहीं था, तो हम लोगों ने उसको इंसर्ट कर दिया। 3 भी से इंसर्ट कर दिया। लेकिन जब ये 1 पे आएगा, 1 को इंसर्ट करने, तो उसको ऑलरेडी पता चलेगा, जब वो चेक करेगा कि ऑलरेडी सेट के अंदर हमारे पास 1 मौजूद है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने ट्रू रिटर्न करना था तो हम वहीं से अपने कोड के अंदर भी रिटर्न ट्रू कर देंगे। हम लोग फिर आगे नहीं जाएंगे, वरना क्या होगा, अगर तो कोई भी एलिमेंट नहीं यहाँ पे डुप्लीकेट, तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 इंसर्ट हो गया, 4 भी इंसर्ट हो जाएगा। तो जब सारे एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाएंगे इस अरे के और कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगा, तो हम लोगों ने एंड पे रिटर्न फॉल्स कर देना है। तो ये इसकी सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन थी सेट के थ्रू। सेट यूज करने का मकसद ये था कि सेट अपने अंदर डुप्लीकेट नहीं लेता। अगर ये इंसर्ट हम लोग करने की कोशिश भी करते हैं सेट के अंदर, तो वो क्या कहते हैं, हम अपने अंदर एलिमेंट को नहीं लेता, डिस्कार्ड कर देता है। वो हमने बड़ी डिटेल में देखा था कि वो डिस्कार्ड कैसे करता है। तो इसके अंदर आप इसको अरे भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन सेट भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस कोड के अंदर ये हो रहा है कि सबसे पहले एक सेट को डिक्लेयर किया गया है, उसके बाद इस नम्स वाली जो अरे है उस पर आइटरेट कर रहे हैं फॉर इंडेक्स इन नम्स। ठीक है, और उस स्पेसिफिक ये कहते हैं इंडेक्स के ऊपर हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कि अगर इस इंडेक्स की वैल्यू सेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो प्रोग्राम वहीं से ट्रू रिटर्न कर देगा, बिकॉज एक भी एलिमेंट अगर ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस अपीयर हो गया तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सबमिट करते हैं। ये सबमिट आपके पास हो गया।
ठीक हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो बाकी मज़ीद इसके कुछ प्रॉब्लम्स मैं ना निकाल के आपको शेयर कर दूंगा शीट के अंदर ही, तो आप उनको अपने एंड पे भी सॉल्व कीजिएगा। फिर कोई इशू आए तो आप पूछ लीजिएगा, सेट से रिलेटेड या डिक्शनरी से रिलेटेड। वैसे तो इसका बेहतरीन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप सिंपली गूगल पे जाएं और उसको कहें कि हैश मैप प्रॉब्लम्स ऑफ लीड कोड, तो वो आपको ये यहाँ पे हैश टेबल में आ जाए। यहाँ पे वो सारी इजी मीडियम हार्ड के ना आपको प्रॉब्लम्स दे देगा। तो आप यहाँ से इजी वाले पकड़ के उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर तो होते हैं तो इस तरह से आप उनको इजीली ग्रिप कर जाएंगे। नहीं तो अभी के लिए आप डायरेक्टली डब्ल्यू3 स्कूल्स के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। वैसे तो हमारे पास जो आउटलाइन थी उसके अंदर क्या कहते हैं, हम लोगों ने इस वीक में जो टपल्स को देखा है, सेट्स को देखा है, डिक्शनरीज को देखा है और फंक्शंस को देखा है। और फंक्शंस की हम लोगों ने प्रॉब्लम्स की हैं। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी है कल के हवाले से कि अगर आप कल कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू एनी टॉपिक, जितने भी हमने आज तक पढ़े हैं फर्स्ट वीक से लेके आज तक, तो स्पेसिफिकली सेट्स को और डिक्शनरीज के रिलेटेड अगर आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो जस्ट आप शीट में जो पिंड है उधर जाके अपना नाम लिखते, नहीं तो स्लैक में मेंशन कर दें कि मैंने कल ये प्रेजेंट करना है। और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप लाजमी कोई ना कोई प्रॉब्लम कल प्रेजेंट करें। तो उससे ये होगा कि आपको एटलीस्ट मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है आप पहले एक दफ़ा उसको खुद गो थ्रू करते हैं, पूरी प्रॉब्लम को उसका ड्राई ड्राई रन करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो काफ़ी क्लैरिटी आती है। तो आप भी कोशिश करें कि कल कोई ना कोई एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करें कल फ्राइडे के सेशन में। ठीक है, अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई जनरल क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, क्योंकि हमारा अब और कुछ कर नहीं सकते, आज के लिए सर इतना काफ़ी। मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी फील्ड ना एक्चुअली केमिस्ट्री है। जी मैम। मैंने आर्ट्स से स्टार्ट किया हुआ, इसके अलावा मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई है। पाइथन के बाद मुझे मूव आउट कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा इससे रिलेटेड गाइड कर सकते हैं? मेरा प्लान भी है कि मैं पाइथन का कोर्स रन करूं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि मैं आर्ट्स की तरफ हूँ। तो हम्म, इस वजह से मैं जस्ट क्लासेस ले रही हूँ। जी मैम, जब हम लोग आइल्स कर रहे होते हैं ना तो सर जफर भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप सारा का सारा फोकस ना आइल्स पर डालें, एटलीस्ट शुरू के मंथ में। तो लास्ट मंथ में तो वो तो बिल्कुल ये रिकमेंड करते हैं कि आप कुछ भी नहीं करें, आप उठते बैठते सोते जागते आइल्स ही करें। तो अभी आप कि आपने आइल्स देना कब है? सर 2 मंथ के बाद प्लान है। 2 मंथ्स के बाद में ठीक है। फिर तो अगर थोड़ा थोड़ा पाइथन करेंगे तो ठीक है। पाइथन के बाद हम लोग वैसे तो डीएसए पे मूव करते हैं। तो आपने अगर आइल्स करेंगे साथ तो आप पाइथन साथ साथ करें, उसके बाद एक पाइथन के ऊपर सेशन रन कर लें, लेकिन आफ्टर गिविंग आइल्स। तो मज़ीद आप ओके। उस पे के सर कहते हैं आप एक दफ़ा सेशन पढ़ें और बाद में बार बार पढ़ाएं। सर मुझे ना थोड़ा प्लीज ये पूछना था कि अब देखिए, जैसे पाइथन कर लिया, अब मेरा प्लान ये है मैं अपनी केमिस्ट्री को मशीन लर्निंग की तरफ ले जाऊँ। तो वो कौन से कोर्सेज है जिसमें मशीन लर्निंग के रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है, और मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा, बेसिक लर्न कर लूंगी। मशीन लर्निंग पे तो एक लास्ट वीक की कोर्स एंड हुआ है 7 PM पे। तो मेरा ख्याल है इस टाइम पे भी मशीन लर्निंग का आई गेस कोई कोर्स नहीं चल रहा, लेकिन आने वाले वीक्स में चलेगा। आई ठीक है। डोंट, एक और कि मेंशन होता है मशीन लर्निंग के रिलेटेड। सॉरी। मैं ये कह रही हूँ कि इसका ये मतलब है कि मेंशन होता है स्लैक में कि ये मशीन लर्निंग के रिलेटेड है।
ये अभी सिर्फ एक एनएलपी के ऊपर एक स्पेसिफिकली वीकेंड कोर्स रन हो रहा है, ये एनएलपी विद हगिंग फेस। तो लेकिन ये तो नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये बिगनर अब तो नहीं रहा होगा, 2 वीक्स इसको गुजर चुके हैं। तो मशीन लर्निंग का जैसे ही कोई कोर्स अनाउंस होगा तो वो यहाँ पे स्लैक में भी मेंशन हो जाएगा और उसकी पोस्ट भी आ जाएगी, तो आप ठीक है, बाद थैंक यू। उसके ऊपर मूव कर जाइएगा। अभी के लिए मेरे ख्याल से कोई मशीन लर्निंग का नहीं है, लास्ट वीक की एंड हुआ है। और वो अगर आपने उसकी रिकॉर्डिंग चेक करनी है तो वो भी आपको स्लैक पे आप मैसेज करें तो वो आपको बता देंगे कि उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी आपको। तो वो भी आप देख लें, क्योंकि वो काफ़ी बेसिक लेवल पे अगर आपने मशीन लर्निंग को समझना है ना स्टार्टिंग से, तो वो काफ़ी एफिशिएंट कोर्स था। बिकॉज आपकी जी फील्ड ठीक भी है। केमिस्ट्री है, उसमें इस चीज़ को भी एड्रेस किया गया है कि हम केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में किस तरह से मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक तो है, मैं चेक कर लेती हूँ। आप वो एक दफ़ा कोर्स पे चेक कर लें। सर मोहम्मद तलहा हैं जिन्होंने इसको लीड किया था, तो आप उनको डायरेक्टली मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, फिर हम सेशन को एंड करते हैं, अगर किसी का मज़ीद कोई क्वेश्चन नहीं है तो बाकी कल लाजमी प्रेजेंट करें। तो इंशाल्लाह कल हम बाकी भी जो है फंक्शन से रिलेटेड, सॉरी, प्रोजेक्ट एक छोटा सा कर लेंगे, या क्या करना है उसको फिर हम देख लेंगे। एक लीड कोड की प्रॉब्लम है 2 सम्स के नाम से, वो भी देखेंगे, एक दो प्रॉब्लम्स को और देखेंगे। ठीक है, चलिए मैम आप सेशन को एंड कर दें फिर।